Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous video we have discussed about the direct acting adrenergic agonist, and we have discussed all of the drugs which are direct acting agonists. Now we are going to discuss about the indirect acting adrenergic agonist. So in the indirect adrenergic agonist we have three drugs. Now first of all let's discuss that how indirect acting adrenergic agonist works. So actually they are not directly bind to your adrenergic receptors. So there is no direct binding to alpha or beta adrenergic receptors. Okay, what they are doing, actually they are doing two things. First of all, they are increasing the release of norepinephrine, and secondly they are decreasing reuptake reuptake of norepinephrine. Okay, so these are the two things which are performed by our indirect acting adrenergic agonist, and by these two things we are increasing our adrenergic activity inside our body. So there are three drugs which are acting as an indirect acting adrenergic agonist. So the first drug is amphetamine. Second drug is tyrosine, and third drug is cocaine. So first of all, let's discuss amphetamine. So amphetamine is acting on two receptors. Okay, so it is acting on alpha 1 receptor. It is acting on beta 1 receptors. Okay, and third, it has three actions in our body. First, it act on alpha 1. Second, it act on beta 1, and lastly, it increase release of epinephrine release of एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन. ठीक है. सो अब अल्फा रिसेप्टर पे ये अटैक हो रहा है. सो ये अल्फा रिसेप्टर के स्मूथ मसल्स पे अटैक हो जाने के बाद ये क्या करेगा, वहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा. और जब ब्लड वेसल्स के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है तो आप सब लोगों को पता है कि हमारा बीपी इंक्रीज़ कर जाता है. तो ये बीपी को इंक्रीज़ कर रहा है. अगर बीटा 1 की बात करें, सो बीटा 1 आपको पता है हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर रहा होता है. सो आपकी हार्ट की जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है तो ज़्यादा तेज़ी से हार्ट पंप करता है. ऐसे नोड, एवी नोड और मायोकार्डियल सेल्स इससे स्टिमुलेट होते हैं और आपका हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो ये एम्फेटामाइन के तीन एक्शंस हैं. और दूसरे इसकी जो बात की गई है कि ये एक मिस्टेकन ड्रग है, ड्रग अब्यूज़र्स है, यानी ये गलत तरीके से ली जाती है. इसको लेना वैसे नहीं चाहिए. ठीक है. और इसको याद रखने का तरीका ये है क्योंकि इसमें बीपी भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है और हार्ट भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो आप इसको याद रखेंगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है ना, हमारे बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे हमने एम्फेटामाइन खाई हुई हो, क्योंकि एम्फेटामाइन की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, हार्ट भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एग्ज़ाम देते वक्त भी या वाइवा देते वक्त भी हमारा यही होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट बहुत तेज़ी से जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है. सो एम्फेटामाइन को इस तरह से याद करना है. जो सेकेंड ड्रग आ जाती है वो आपके पास आ जाती है टायरामाइन है, टायरोसिन नहीं है, टायरामाइन है आपकी ड्रग. तो ये जो टायरामाइन ड्रग है ये भी इतनी ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ नहीं होती है. ठीक है. सो हम इसको क्लिनिकली तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं. बट ये फिर इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड में प्रेजेंट है, फर्मेंटेड फूड में. और कौन कौन से फर्मेंटेड फूड, एक तो ये चीज़ में प्रेजेंट है. ठीक है. और दूसरा वाइन, शराब के अंदर जो है ना ये प्रेजेंट होता है. अच्छा, इसमें है क्या, ये एक्चुअली कहाँ से प्रोड्यूस होता है. टायरोसिन जो हमारा है, जो इन्वॉल्व होता है नोर एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन में, उसकी हम मेटाबॉलिज्म करते हैं. टायरोसिन की हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो टायरामाइन बनता है. ठीक है. और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, यानी टायरोसिन को टायरामाइन को कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है एक अमीनो एंजाइम.
एमएओ एंजाइम है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम, ये इसको मेटाबोलाइज कर रहा होता है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सो इसकी मेजर एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो ये है कि हमने उन पेशेंट्स को ये टायरामाइन नहीं देनी जो क्या ले रही हूँ, जो ऑलरेडी AMO इनहिबिटर ले रही हूँ। अब कौन सा पर्सन AMO इनहिबिटर लेगा, AMO इनहिबिटर का मतलब यह है कि हम ये जो AMO एंजाइम है इसको इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि इस पेशेंट में हम चाहते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ना बढ़े, ठीक है, हम ये चाहते हैं, इसलिए हम उसको ये इनहिबिटर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब नहीं, हम चाहते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन बढ़े, ठीक है। सो अब अगर ये पर्सन जो AMO इनहिबिटर है अगर ये चीज़ खा लेता है, लेट्स सपोज कि इसने पिज़्ज़ा खाया है और पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ होती है, सो इसने चीज़ खा लिया। अब मैंने आपको बताया कि चीज़ के अंदर हमारे पास, क्योंकि फर्मेंटेड फूड है, इसके अंदर टायरामाइन है, यानी इनडायरेक्टली वो टायरामाइन ले रहा है, क्या ले रहा है, टायरामाइन ले रहा है, और टायरामाइन लेने की वजह से उसकी नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे और उसका रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और उसे इसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है, या कह सकते हैं टॉलरेंस हो सकती है। और कुछ लोग होते हैं ना कि जो नहीं ले सकते हैं, जैसे कुछ मिल्क से टॉलरेटेड लोग होते हैं, इसी तरह ये चीज़ से टॉलरेटेड हैं कि अगर वो एमईओ इनहिबिटर ले रहे हैं, साथ ही वो अगर चीज़ लेंगे तो चीज़ के अंदर है टायरामाइन, सो उनको ये टॉलरेंस हो सकती है। सो कंट्राइंडिकेशन ये है कि जो एमईओ इनहिबिटर पेशेंट ले रहे होंगे उनको आपने टायरामाइन नहीं देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रग भी हो गई जो इनडायरेक्ट एक्टिंग थी, सेकंड ड्रग भी हो गई है, थर्ड ड्रग हमारे पास कोकेन आ जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग कोकेन को देख लेते हैं। कोकेन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये ड्रग लोकल एनेस्थीसिया में भी ये ड्रग यूज़ होती है। सो कोकेन को इसलिए भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसका मेजर जो पर्पस है ना वो तो लोकल एनेस्थीसिया वाला है, ठीक है। एनेस्थीसिया की स्पेलिंग ऐसे है, एनेस्थीसिया है। तो लोकल तो इसका इफ़ेक्ट यही है, ज़्यादातर यूनिक ये इसी वजह से है, बट इसके साथ साथ ये एक और काम भी कर रही है, वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग एडरेनर्जिक एगोनिस्ट का काम। और ये वो किस तरह से कर रही है तो उसका हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं। सो एक्चुअली आप लोगों ने देखा हुआ है, इस तरह की नर्व मैंने बनाई थी जब मैंने नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस आपको पढ़ाया था। सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक को ट्रांसपोर्टर होता है, इस को ट्रांसपोर्टर को क्या कहते हैं, दिस इज सोडियम कैल्शियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर। सो ये कोट्रो ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि यहाँ से जो आपकी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होती थी उसको रीअपटेक कर लेता था। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हुई, यही को ट्रांसपोर्टर इसको वापसी रीअपटेक करके लेके जाता था। अब हमने क्या करना है, ये कोकीन यही करेगी कि ये इस जो को ट्रांसपोर्टर है ये इसकी एबिलिटी को ब्लॉक कर देगी, इसको रीअपटेक नहीं करने देगी। अब हमने पढ़ा था कि 80% जो सारा एपिनेफ्रीन है, यहाँ से 80% पूरा का पूरा नॉरएपिनेफ्रीन इस को ट्रांसपोर्टर से वापसी अंदर चला जाता है और फिर मेटाबोलाइज हो जाता है। सो अगर हम इसी को ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर दें, इसको ये अंदर रीअपटेक ना करने दें, तो यहाँ पर वो 80% सारा एपिनेफ्रीन यहाँ पर जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा और हमारे पास एगोनिस्ट की एक्टिविटी आ जाएगी, एड्रेनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो इस तरह से ये हमारे पास इफ़ेक्ट कर रहा है कि ये इस ब्लॉकर को, इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करके अपना इफ़ेक्ट शो कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसको देना भी है, अगर बहुत ज़रूरी हो गया तो आपने बहुत ही कम डोज़ के अंदर इसको पेशेंट को देना है ताकि ये इफ़ेक्ट हो, क्योंकि ये एक एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होता है। तो इसलिए हम इसको ड्रग ऑफ अब्यूज़ कहते हैं, यानी इस ड्रग का ये गलत यूज़ है, बट इसका क्योंकि ये इफ़ेक्ट है तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। वैसे आपने ये पेशेंट को देनी नहीं है और ना ही ये क्लिनिकली यूज़ होती है, ठीक है। सो अब हमने सारी जितनी भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है वो हम लोगों ने देख ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्स एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, तो अब हम उनको देखते हैं। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मिक्स एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, दे आर द टू ड्रग्स विच आर एक्टिंग एज अ मिक्स एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। सो मिक्स एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आल्सो एक्ट एज डायरेक्ट एक्टिंग agonist and also acting as indirect acting agonist.
So they also directly attach to the receptor, and they also indirectly increase the release of norepinephrine. So they increase release of norepinephrine. So these are the two actions which are performed by them, and there are two drugs which are acting as a mixed acting adrenergic agonist. So the first drug is epinephrine, and second is pseudoephedrine. So what are the characteristics of these two drugs? So first of all, the both of these drugs are non-catecholamines. Non-catecholamines means they don't contain a benzene ring or having two hydroxy group attached to 3 and 4 position. अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि that both of these drugs acting on alpha as well as on the beta receptors. Okay, then the third thing is that they have they cannot, because they are non-catecholamine, therefore the enzyme which are comet and MAO, these two enzymes cannot metabolize these two drugs. So therefore, as they both enzyme cannot acting on them, so they have a long duration, or you can say they have increased half life. They have increased half life than epinephrine or norepinephrine. So after this, then there is a one difference between both of them, that epinephrine could enter the CNS, but nor pseudoepinephrine has fewer CNS effect. So it has less CNS effect, but epinephrine had more CNS effect. Now let's discuss what are the actions of them, that what kind of actions they are performing. So first of all, let's discuss about the actions of epinephrine. Okay, so these are the action of epinephrine. So first action is that it is causing the bronchodilation by acting on B2. It is causing bronchodilation. Then it and it is increasing, it is acting on alpha 1 receptor, causing vasoconstriction, increasing the blood pressure, and increasing the diastolic and systolic blood pressure. And after, because they are bronchodilating, so they are helpful for the asthma patient, because in asthma bronchoconstriction is occurred. Then there is that yes, one thing I have not remember to see to tell to you, that the epinephrine is released, is excreted out through the body through urine, but pseudoephedrine is released by the hepatic excretion. Mean it is released after the through the hepatic elimination, hepatic elimination. ठीक है. So let's discuss about the effects of pseudoephedrine. So these are the actions of pseudoephedrine. So pseudoephedrine is used as a nasal decongestion. Nasal decongestion की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, मैं यहाँ से लिखूँ कंजेशन. ठीक है, नोज़ल डिकन्जेक्शन का मतलब ये है कि आपके नेज़ल में म्यूकस जब फुल हो जाता है और आपकी नेज़ल जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, सो ये इसका काम होता है. बट ये पहले इस तरह नेज़ल डिकन्जेक्शन के तौर पे यूज़ होता था, बट अब क्या है कि ये इसके साथ एक और चीज़ जो है, इसको एक और चीज़ का सोर्स के तौर पे ये यूज़ किया जाने लगा. यानी इसका अभी यूज़ किया गया जो कि था एम्फीटामाइन का, मैथ एम्फीटामाइन. सो मैथ एम्फीटामाइन वही जो हमने देखा था इंटरमीडिएट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, उसके साथ मैथ लगा दें. तो ये जो कंपाउंड है, ये आपका जो ड्रग्स आ जाती हैं हीरोइन तरह का, इसका एक्शन उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, सो फिनाइल एपिनिडीन के अंदर ये वाला कंपाउंड होता है,
उनको पहले जो बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ थी जो इसको एज अ नेज़ल डिकन्जेक्शन देती थी, बट इनके अंदर एम्फिटामाइन था जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था, तो इसका यूज़ फिर यूएसए ने बंद कर दिया। सो अब ये फिनाइल सुडोफिनिडीन का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और सो ये थी हमारे पास मिक्स एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर हो चुका है जी ख़त्म। हम लोगों ने सारा देख लिया कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या होते हैं, उनके एक्शन क्या हैं, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी सारी ड्रग्स हम लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।